और ये लोगो चेंज कर दो, इसमें दूसरे वाला लगाओ। Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हिंदी पेडागोजी का मॉक टेस्ट 2 है, 30 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और वैसे तो 15 क्वेश्चन ही आते हैं, बट लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और डिफरेंट क्वेश्चंस मिला करके हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। चलिए प्रियंका, पढ़ लीजिए, ज़्यादा ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातों पे ध्यान मत दीजिए। जीवन का हिस्सा है, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई कर लेंगे थोड़ा सा बेहतर रहेगा। बाकी तो इच्छा है आपकी, है ना। चलें आगे बढ़ें, क्वेश्चंस पे आएँ। बहुत बढ़िया, तो समझते हैं कहानी क्या है। देखिए, मॉक टेस्ट की तरह इसको लेना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह। जितने भी सारे टॉपिक्स हैं जो है कोशिश की गई इंक्लूड करने की। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। कल वाला पीडीएफ आज शेयर हो जाना चाहिए राहुल। और अगर हम बात कर रहे हैं टेलीग्राम चैनल की, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको नए नोट्स भी, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी के अपडेटेड बेसिकली नोट्स जल्दी ही मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूँगी 1 तारीख तक डलवाने की, ताकि 10 एक दिन 12 दिन भी अगर आपको पढ़ने के लिए मिल गए अच्छे से तो बढ़िया हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइएगा। और आते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और बताइएगा कि कवि क्या कहना चाहता है। ठीक, हिंदी पेडागोजी है तो ये मत कहिएगा इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिखा दो। इंग्लिश में मैं थोड़ा ट्रांसलेट करके चल दूंगी, क्योंकि चलेंगे ट्रांसलेट करके, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस हैं अभी, या इवन सभी लैंग्वेज के, वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में ही हैं, क्वेश्चन सेम ही आते हैं। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ है तब से ये चीज़ निकल करके आई है। ये क्यों फ्लक्चुएट कर रही है स्क्रीन? कैन यू सी? हैव यू डन समथिंग? देखो एक बार। हाँ, कुछ तो पंगा है। वहाँ सही चल रहा है, बस इसी स्क्रीन में हो रही है दिक्कत। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, इधर देखते हैं फटाफट से। अधिगम के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों का अध्ययन और विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि यानी उनको स्टडी करना है जो एरर्स बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई के दौरान, और उनको एनालाइज करना है, यानी विश्लेषण करना है, तोड़ के देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी अधिगम प्रक्रिया की स्थिति को समझने में मदद करता है कि बच्चे सीख कैसे रहे हैं। इस प्रोसेस को आप समझेंगे यदि बच्चे की गलतियों को आप पकड़ पाएंगे, उसको एनालाइज कर पाएंगे, यानी विश्लेषण कर पाएंगे, समझ पाएंगे गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, उसकी स्टडी करना। आपको पता लगेगा किन टॉपिक्स में बच्चे ज़्यादा गलतियां करते हैं, किस तरह की गलतियां करते हैं। इसलिए विश्लेषण आवश्यक है, ताकि आप ये देख पाएं कि बच्चा सीखता कैसे है। ये आपको पता लगेगा गलतियों से कई बार कहाँ गैप है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा मैं स्कूल गया था के बजाय मैं स्कूल जाया था कहता है, तो यह दर्शाता है कि वह सही काल का उपयोग करने में संघर्ष कर रहा है, यानी जो टेंस है वो सही से यूज नहीं कर पा रहा है। इस स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? 4 ही ऑप्शन है, इन्हीं में से एक सही निकलेगा, कुछ जो बच्चे के भले में हो, पक्ष में हो बच्चे के। पहला ऑप्शन है त्रुटि को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ बच्चा खुद सीख जाएगा। देखिए, नजरअंदाज करने से बात बनेगी नहीं, आपको तरीका ढूंढना है कि वो खुद से फिगर आउट करे और सही उत्तर तक पहुंच पाए, या चर्चा करके सही कराया जाए। तुरंत से त्रुटि को करेक्ट नहीं करना होता, बट हाँ, चर्चा और परिचर्चा करके सही कराना होता है। देखते हैं, तो ये तो होगा नहीं कि इग्नोर कर देंगे। नजरअंदाज करने से समस्या का समाधान निकलेगा नहीं। सेकंड ऑप्शन है बच्चे की त्रुटियों को तुरंत सही करना चाहिए और सजा का उपयोग करना चाहिए। सजा का उपयोग करने की आज़ादी, या कहूँ ये प्रिविलेज आपके पास नहीं है, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। सजा जो है RT, राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, उसमें साफ साफ कॉर्पोरल पनिशमेंट को, बच्चे को आप आंखें नहीं दिखा सकते, मुर्गा मुर्गी नहीं बना सकते, डंडा नहीं उठा सकते, बेसिकली आप दंड नहीं दे सकते। सिंपल बात है, प्रोहिबिटेड है, बैन है। आपकी शिकायत की जा सकती है यदि आप बच्चे को कोई भी पनिशमेंट देते हैं तो। ठीक, फिर आती है बात, तो ये भी हट गया। थर्ड ऑप्शन है बच्चे की त्रुटियों का विश्लेषण कर यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि उसे किस प्रकार का समर्थन चाहिए। यानी आप जब बच्चे की गलतियां, जो एरर्स हैं, उनका विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनको खोल करके देखेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि उसे किस प्रकार का समर्थन चाहिए, यानी हेल्प कहाँ चाहिए, बच्चा स्ट्रगल किस एस्पेक्ट में कर रहा है, किस पहलू में जो है वो संघर्षरत है। ठीक, तो ये बात सही है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, बच्चे को दोबारा से व्याकरण रटने पर मजबूर करना चाहिए। रटना, रटंत विद्या चलंत नहीं, रोट मेमोराइजेशन पे फोकस नहीं करना है। सब्जेक्ट कोई भी हो, पूरी पेडागोजी में रटने पे फोकस नहीं है, अर्थपूर्ण ढंग से सीखने की बात की गई है। तो त्रुटियों का विश्लेषण करके ये समझने का प्रयास करना है कि बच्चे को हेल्प चाहिए कहाँ पे। अगर उसको पास्ट टेंस में या भूतकाल में या वर्तमान में जहां पे भी दिक्कत हो रही है, जिस भी तरह की गलती है, उसको उसका विश्लेषण करके, उसका पता लगा करके, उसकी पूरा क्या कहेंगे, ऑटोप्सी करके, एकदम उसको चीरफाड़ करके, और फिर आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कहता है। दूसरा सवाल अगेन अभिकथन और कारण असर्शन रीजनिंग वाला प्रश्न है, जो लगभग हर एक सब्जेक्ट में आपसे आजकल पूछे ही जाते हैं।
ठीक है बात। तो फटाफट से आप जवाब देंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़ करके, है ना। इतना भी जल्दी नहीं देना है कि पढ़ा ही नहीं है और जवाब दे दिया। एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर लेती हूँ, कुछ तो प्रॉब्लम है इस स्क्रीन में, है ना। यूं ही तो कोई स्क्रीन ख़राब नहीं होती, कुछ तो वजह होती ही है। ये फ्लक्चुएशन पता नहीं आज क्यों है, बट क्या ही हम कर सकते हैं इसमें, वही देखने का प्रयास हम कर रहे हैं। चलिएगा, खैर ये सब बातें होती रहेंगी। हाँ, अभी भी सेम ही समस्या है आई थिंक। देखिएगा, नोट्स कब दे दीजिएगा, नोट्स दे देंगे एक आध दिन में यार, ये इसकी कंप्लेन कर देना, इसमें दिक्कत आ रही है। देखो एक बार सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। स्क्रीन देखना हम कर देते हैं बंद यहाँ से, क्योंकि यहाँ समस्या जो है बरकरार है, फ्लक्चुएट कर रही है स्क्रीन। देखिएगा, ये नए स्टूडियो में पता नहीं रोज़ नई नई समस्याएं आती रहती हैं। सितारा क्या कह रहे हो मैम, आप इतना टाइम के पाबंद कैसे हैं, इतना टाइम के पाबंद कैसे हैं, ये पूछ रहे हो। बस क्या बताएं, कोशिश करेंगे सच में ही पाबंद हो जाएं। ये जो आपने सार्केस्टिकली मजाक उड़ाया है इसको ठीक किया जाए, है ना। जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और मैनेज नहीं हो पाती तो ये होता है। चलिए आते हैं, देखिए अभिकथन यानी जो आपका स्टेटमेंट है क्या है, हिंदी शिक्षण में कहानी, कविता और नाटक का उपयोग बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है। यानी जब आप हिंदी का शिक्षण कर रहे हैं, टीचिंग ऑफ हिंदी की अगर हम बात करें, तो जो कहानी है, कविता है, यानी पोइट्री हो गया, स्टोरी हो गई, नाटक हो गया, है ना, ये सब जो हैं ये अलग अलग विधाएं हैं भाषा की। उपयोग बच्चों को भाषा सीखने में मदद करता है। हाँ भाई, बिल्कुल हेल्प करेगा। जब बच्चा कविता गाता है या सुर लय ताल का पूरा इस्तेमाल कर रहा है, कहानी पढ़ता है, नाटक का मंचन करता है, इन सब से उसकी भाषा बेहतर होती है, भाषा की अभिव्यक्ति बेहतर होती है, भाषा का अवबोधन या कॉम्प्रिहेंशन बेटर होता है। ठीक, कारण क्या है इसका, ये साहित्यिक विधाएं बच्चों की कल्पना, रचनात्मकता और अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती हैं। यानी बच्चा कल्पना करेगा, जब वो कविता गाता है ना, तो वो कल्पना करता है कि एक मछली पानी में गई या मछली जल की रानी, तो वो कल्पना करेगा, उसके दिमाग में इमेजिनेशन भी आती है, परियों की दुनिया की बात हो रही है तो वो कल्पना करेगा, इमेजिन करेगा। रचनात्मकता, कुछ जब आप बहुत सारी कविताएं पढ़ रहे हैं, कुछ कहानी पढ़ रहे हैं, नाटक पढ़ रहे हैं, आपसे कहा जाए एक कविता कहानी लिखने को, तो आप भी कर पाएंगे। तो क्रिएटिविटी आती है और अभिव्यक्ति, यानी भाषा को अभिव्यक्त करना, अपने आप को अभिव्यक्त करना, एक्सप्रेस करना बच्चा सीखता है। ठीक, तो ये सारी बातें सही हैं। तो हिंदी शिक्षण में ये सब इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साहित्यिक विधाएं हैं और इन सबसे ये फायदे होते हैं। दोनों बातें सही हैं अपनी जगह, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक, सही स्पष्टीकरण भी है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट से देख करके आप जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, बहुभाषिक कक्षाओं में जहां बच्चों की मातृभाषा हिंदी से भिन्न हो सकती है। बहुभाषिक कक्षा यानी मल्टीलिंगुअल क्लासेस, जहां कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे मौजूद हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि कई सारी भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा लैंग्वेज को सीखना। हाँ, चुनौतीपूर्ण हो सकती है। उदाहरण के लिए बंगाली भाषी बच्चे सफल शब्द को सफल कह सकते हैं। इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, केवल हिंदी में बोलने पर जोर देना चाहिए और मातृभाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति, चाहे वो कोठारी आयोग हो जिसमें त्रिभाषा सूत्र, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात की है, कोई भी ये नहीं कहता कि बच्चे की मातृभाषा के इस्तेमाल को या उपयोग को, प्रयोग को हतोत्साहित करो। प्रोत्साहित करना है, बढ़ावा देना है बच्चे की मदर टंग को, जो भी उसके घर पे बोली जाती है उसको हतोत्साहित नहीं करना। इवन प्राइमरी क्लासेस में तो जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, यानी अनुदेशन का जो माध्यम है, वो मातृभाषा होनी चाहिए बच्चे की। बच्चे के घर पे जो भाषा बोली जा रही है उसमें ही आप उसको प्राइमरी लेवल पे शिक्षण प्रदान करें। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है, मातृभाषा और हिंदी के बीच समानताओं और अंतर को समझाते हुए बच्चों को नई भाषा सीखने में मदद करनी चाहिए। यानी मातृभाषा यानी मदर टंग और हिंदी के बीच समानताओं और अंतर को समझते हुए बच्चों को नई भाषा सीखने में मदद कर रहे हैं। चलो ठीक है, मे बी। फिर देखते हैं, वैसे हिंदी की कोई अलग से बात यहाँ हुई थी, नहीं हुई थी। फिर देखते हैं थर्ड ऑप्शन, बच्चों की मातृभाषा को हानिकारक मानते हुए। मातृभाषा कभी भी हानिकारक नहीं हो सकती। जो मदर टंग है बच्चे की, बच्चा जो भी घर से लेके आता है वो बेस्ट है। उसकी मातृभाषा हो, उसकी आर्थिक स्थिति हो, उसकी रुचियां हो, उसकी उम्र हो, कुछ भी है, जो भी उसकी सामाजिक परिप्रेक्ष्य या पृष्ठभूमि हो, सब काम का है। बच्चों को मातृभाषा में बात करने से रोकने के लिए सख्त नियम बनाना नहीं। तो ये बाकी 3 ऑप्शन तो और खराब हैं, इसमें यही बेस्ट है सेकंड वाला, कि मातृभाषा और हिंदी के बीच समानताओं और अंतर को समझाते हुए बच्चों को नई भाषा सीखने में मदद करनी है। जहां सिमिलैरिटी है उससे कनेक्ट करेंगे, जहां अंतर है वहां बताएंगे, तो बच्चा क्या है, बेहतर भाषा सीख पाएगा। और हिंदी की बात हो रही थी यहाँ पे कि हिंदी और बंगाली में दिक्कत थी,
तो आप जो चीजें कॉमन है उसकी मातृभाषा में हिंदी से मिलती जुलती हैं और जो अंतर हैं उनको समझाएंगे कि प नहीं फ यूज होगा। ठीक, तो ये बात तो सही है, फिर सेकंड ऑप्शन ही सही बचता है। हिंदी की बात हुई है इसमें क्वेश्चन में, मुझे लगा था कि नहीं हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा और बताइएगा कि क्या कहना चाहता है कवि फटाफट से। कक्षा में एक बच्चा है जो र को ल बोलता है, ड़ को ल भी बोल सकता है, ऐसी कई चीजें हो सकती हैं, उच्चारित करता है। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में अगर हो रही हो तो आप बता सकते हैं। एक बच्चा है कक्षा में जो र को ल बोलता है, उच्चारित करता है, जैसे राम को लाम कहता है। इस स्थिति में शिक्षक को किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करना चाहिए? कैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इस्तेमाल करके आप इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे कि बच्चा र को ल बोलता है, बच्चे को कठिन शब्द याद करने के लिए कहेंगे तो जो समस्या है उसको छोड़ के किसी और तीसरी बात पे चले गए। कठिन शब्द याद कराने से क्या होगा? जब यहाँ पे र को ला बोलने की समस्या है तो कोई एक अक्षर है जिसको गलत उच्चारित कर रहा है, वो बच्चे को बोलने या कंफ्यूज कर रहा है। बच्चे को बोलने और सुनने के लिए ऑडियो सामग्री और उच्चारण अभ्यास जैसे फ्लैश कार्ड का उपयोग करना, हाँ इससे सुधरेगी स्थिति। फिर भी थर्ड ऑप्शन देखते हैं, बच्चे को उसकी त्रुटियों के लिए डांटना फटकारना ये किसी भी चीज का समाधान नहीं है पूरी पेडागोजी में। बच्चे को कक्षा में बोलने का मौका न देना, मौका देंगे तब जाके बात सुधरेगी, अभिव्यक्ति को नहीं रोकना है बच्चे की, तो ये भी गलत हो गया। एक ही ऑप्शन है जो बच्चे के पक्ष में जाता है, वो है बच्चे को बोलने और सुनने के लिए ऑडियो सामग्री और उच्चारण अभ्यास जैसे फ्लैश कार्ड वगैरह का प्रयोग कराना, कि जब वो ऑडियो सामग्री सुनता है, भाई अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर मैं सही भाषा का इस्तेमाल कर रही हूं और आप मेरी क्लास देख रहे हैं तो क्या होगा, आपके वो शब्द का जो उच्चारण है वो ठीक हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो जब ऑडियो सामग्री आप बच्चे को दे रहे हैं जिसमें वो सही तरीके से उच्चारित शब्दों को, कि राम को राम बोल रहे हैं, लाम नहीं बोल रहे हैं, तो इस तरह की चीजें वो जब सही सामग्री सुन रहा होगा, फ्लैश कार्ड में उसको दिखाया जाएगा कि ये र ल में अंतर होता है, तो बात सुधर जाएगी। सेकेंड ऑप्शन इज दी राइट आंसर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा और फिर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहता है, फटाक से समझेंगे और बात करेंगे इस पे। फिर क्वेश्चन नंबर क्या हो गया फोन में, क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात कर रहे हैं, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे कक्षा में ऐसी रणनीतियों का उपयोग करें जो बच्चों में हिंदी सीखने की रुचि और उत्साह बढ़ाए। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा कहता है कि हिंदी बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं सीख सकता, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यानी बात क्या हो रही है कि ये महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऐसी रणनीति यानी ऐसी स्ट्रेटेजीज का उपयोग किया जाए, ऐसे मेथड्स का उपयोग किया जाए जो बच्चों में हिंदी बोलने की रुचि बढ़ाए, हिंदी में उत्साह बढ़े, हिंदी के इस्तेमाल में उनका, क्योंकि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। उदाहरण के लिए यदि कोई बच्चा कहता है कि हिंदी बहुत कठिन है, मैं इसे नहीं सीख सकता, यानी बच्चे को लग रहा है कि बहुत मुश्किल है यार, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना चाहिए एज अ टीचर? फर्स्ट ऑप्शन है कठिन पाठों को सरल और रोचक बनाने के लिए कहानी, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए, यानी बच्चे को सक्रिय कर दो, एक्टिव कर दो, चलो सही लग रहा है। फिर भी सेकंड ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चे को हिंदी में कठिन अभ्यास देकर उसे मजबूर करना चाहिए कि वह अभ्यास के माध्यम से सीख ले। बच्चे को मजबूर कर रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, डर का भय का माहौल बना रहे हैं, ये सब बच्चे के पक्ष में नहीं है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, इसको तो हटा देंगे, है ना। थर्ड ऑप्शन है बच्चे को उसकी मातृभाषा में पढ़ाई जारी रखने देना चाहिए। अब यहाँ पे हिंदी भी तो सीखनी है ना कभी, अब हिंदी सीखने में कठिनाई हो रही है, तो अब मात्र कोई प्राइमरी क्लास की तो बात है नहीं, प्राथमिक कक्षा के बाद तो बाकी भाषाएं भी पढ़ेगा ना बच्चा, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। बच्चे को समझाना चाहिए कि भाषा सीखना एक मुश्किल और समय लेने वाली प्रक्रिया है। अब उसको पहले ही मुश्किल लग रहा है, आप और उसको मुश्किल बता दे रहे हैं, तो सही ढंग से उसको आसान और रोचक बनाएंगे। मुश्किल क्या है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। फिर ठीक, एज अ टीचर अगर आप भी यही कहेंगे अरे मुश्किल है, तो फिर सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं। ठीक, तो आपको तो रुचि जागृत करनी है, जिस चीज में हमारा इंटरेस्ट होता है वो हमें मुश्किल कहाँ लगती है। प्रेम देख लीजिए, लोगों को कितने शौक से करते हैं, है ना, आसान चीज है कोई, है। वो मीम याद आ गया मुझे जो इंस्टाग्राम पे चलता रहता है, ये हमारी बहन ममता देखो एक बार, तो ये कोई आसान काम है। कठिन पाठों को सरल और रोचक बनाने के लिए कहानी, खेल और गतिविधियों का उपयोग करना चाहिए। इंटरेस्टिंग बना दीजिए, आप रुचिकर बना दीजिए, बच्चों को गतिविधि में संलग्न रखिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा और बताइएगा। छठा प्रश्न आपके सामने क्या कहता है, 6 नंबर के लिए नहीं, 1 ही नंबर का प्रश्न है। अभिकथन क्या है स्टेटमेंट, हिंदी शिक्षण में केवल व्याकरण सिखाना ही पर्याप्त है। एक तो ये केवल जहां लिखा हुआ होता है वो ज्यादातर केस में नेगेटिव है शब्द, है ना। केवल व्याकरण क्यों भाई, संदर्भ में व्याकरण सिखाइए, कहानी, कल्पना, नाटक सब कुछ सिखाइए, सिर्फ व्याकरण क्यों सिखाना है, सिर्फ ग्रामर क्यों सिखाना है, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट। कारण क्या है, भाषा अधिगम में व्याकरण के साथ साथ श्रवण, पठन, लेखन और मौखिक कौशल का भी विकास आवश्यक है। यानी जो बाकी कौशल हैं जिनको हम सुबो पाली कहते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सभी प्रकार के कौशलों पर फोकस किया जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं है कि व्याकरण और लिखने पे ही या पढ़ने पे ही फोकस करें। तो ए तो गलत ही है और आर सही है। ए गलत है परंतु आर
सही है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और बताइएगा क्या कहना चाहता है 7वां प्रश्न। ठीक, ये क्या कहता है भाई, शिक्षण के दौरान शिक्षक ने हिंदी भाषा सिखाने के लिए बच्चों को अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कराया, यानी हिंदी ट्रांसलेशन कराया इंग्लिश आपके सेंटेंसेस का। इस विधि का उद्देश्य क्या हो सकता है, ऐसा क्यों किया है? अगर आप देखेंगे ये ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन टाइप का मेथड है, यानी कि यहां पे बेसिकली आप भाषा को ट्रांसलेट करके सीख रहे हैं। ठीक, बच्चों को केवल व्याकरण के नियम रटाना नहीं, नियम रटाने की बात थोड़ी हुई है सिर्फ, दूसरी भाषा के माध्यम से हिंदी की संरचना और व्याकरण को सिखाना। भाई जो भाषा बच्चों को आती है, मान लीजिए हो सकता है उसको अंग्रेजी आती है और हिंदी सिखाई जा रही है, तो अंग्रेजी से हिंदी में इसलिए अनुवाद करा रहे हैं कि जो दूसरी भाषा यहाँ पे अंग्रेजी है, हिंदी की संरचना यानी हिंदी का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें ग्रामर कैसे काम करता है, वो ट्रांसलेशन के माध्यम से आप सिखा रहे हैं। ठीक, हम यहां मान के चल रहे हैं कि बच्चे को अंग्रेजी आती होगी, बच्चों को हिंदी में वार्तालाप के लिए प्रोत्साहित करना वो एक अलग कहानी है। यहाँ पे ट्रांसलेशन की बात हुई है, वो फिर प्रत्यक्ष मेथड आ जाएगा या कम्युनिकेटिव मेथड आ जाएगा, जिसमें हम संप्रेषणात्मक विधि कहते हैं, जिसको बातचीत के माध्यम से भाषा सिखाना। फिर है फोर्थ ऑप्शन, बच्चों को पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद कराने के लिए कहना। और याद करना नहीं, बच्चा जहां एक्टिव है वो ऑप्शन बेटर है। जब आप ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आप संरचना को समझ रहे हैं कि माय नेम इज, तो मेरा नाम ये है, तो उसमें संज्ञा कहेंगे, उसमें नाउन कहेंगे, दोनों भाषाओं की संरचना वो बेहतर तरीके से समझ पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और बताइएगा कौन सा एक प्रश्न है जो सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि कक्षा में एक बच्चा अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है, यानी खुद को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा क्लियरली, और शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा, यानी शब्दों को भी ठीक से उच्चारित नहीं कर पाता, यानी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा ठीक से शब्दों को, उसका प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है, और दूसरा स्पष्ट रूप से खुद को व्यक्त भी नहीं कर पा रहा, क्लियरली खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। ठीक, अब क्या होगा, ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, बच्चे की समस्या को नजरअंदाज कर देना चाहिए, क्योंकि यह समय के साथ ठीक हो जाएगी। देखिए, नजरअंदाज करके समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, ये एक बड़ी समस्या है। फिर है सेकंड ऑप्शन, बच्चे को बार बार सही उच्चारण करने के लिए बाध्य करना चाहिए। देखिए, बाध्य करना, मजबूर करना, डांटना, फटकारना, ये सब नेगेटिव शब्द हैं, इनको इस्तेमाल आपको नहीं करना है पेडागोजी में एज अ टीचर। थर्ड ऑप्शन है, बच्चे की समस्या को समझते हुए उसे आसान और रोचक गतिविधियों के माध्यम से भाषा सुधारने का अवसर देना। यह बात भी सही है। बच्चे को व्याकरण के नियम रटाने पर जोर देना, रटवाने की बात तो आप करेंगे ही नहीं। तो ऑप्शन क्या सही है? एक ही ऑप्शन सही है, बच्चे की समस्या को समझते हुए, यानी उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा या अभिव्यक्त कर पा रहा अपने बात को, या व्यक्त कर पा रहा, उसे आसान और रोचक गतिविधियों के माध्यम से भाषा सुधारने का अवसर देंगे। लैंग्वेज के गेम होते हैं, भाषा के कुछ और ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें वो खेल खेल में सीख जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। पहले कारण जानेंगे, समस्या को समझेंगे और फिर उसका समाधान ढूंढेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा और बताइएगा प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है। कक्षा में शिक्षक ने हिंदी सिखाने के लिए अनुवाद के बजाय, यानी ट्रांसलेशन की बजाय सीधे हिंदी का प्रयोग किया, यानी ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं आप लैंग्वेज को, जो भी बच्चे की मदर टंग है, हिंदी हो, सॉरी इंग्लिश हो, पंजाबी हो, कुछ भी हो, उससे आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हिंदी को, आप सीधा हिंदी में ही बात कर रहे हैं, यानी जिस भाषा को सिखाना चाहते हैं उसी भाषा में बातचीत कर रहे हैं, उसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मातृभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। प्रत्यक्ष विधि कहते हैं इसको, कि जब आप जो लक्ष्य भाषा है, जिसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं, जिसको सिखाने के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, जो यहाँ पे हिंदी है, जब आप लक्ष्य भाषा को सिखाने के लिए लक्ष्य भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं, यानी टारगेट लैंग्वेज को सिखाने के लिए टारगेट लैंग्वेज का ही यूज कर रहे हैं, तो उसको प्रत्यक्ष मेथड या डायरेक्ट विधि कहते हैं, कि डायरेक्ट उसी लैंग्वेज से उसी लैंग्वेज को आप सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आप इसको समझिए कि जब इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की अगर हम बात करें, जहां पे हिंदी बोलने पे ही फाइन है मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, या जहां पे इंग्लिश में ही बात हो रही है पूरे टाइम, तो इंग्लिश से ही आप इंग्लिश बोल करके ही डायरेक्ट, या इंग्लिश यूज करके ही आप इंग्लिश को सीख रहे हैं, ना कि ट्रांसलेशन करके। ठीक, तो ये डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें मदर टंग का, मातृभाषा का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक, प्रत्यक्ष विधि का उद्देश्य क्या है भाई? ये जो डायरेक्ट मेथड है, इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला ऑप्शन है, बच्चों को बिना व्याकरण सिखाए भाषा के दैनिक प्रयोग में निपुण बनाना। तो आप देखेंगे बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, बेशक उन्होंने ग्रामर या व्याकरण उनकी हिंदी मीडियम वालों से कई बार कमजोर हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने वो भाषा यूज करके बोलना सीखा है, तो वो बोलचाल में, दैनिक भाषा के डेली यूज में उनकी अच्छी लैंग्वेज पे पकड़ हो जाती है, स्पोकन लैंग्वेज पे। बात तो सही लग रही है। फिर भी सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करना। व्याकरण की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही, जब आप भाषा के इस्तेमाल से सीख रहे हैं तो डायरेक्ट व्याकरण थोड़ी रट रहे हैं आप। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, बच्चों को मातृभाषा का अधिक प्रयोग करने देना। मातृभाषा का तो प्रयोग वर्जित है इसमें, यानी मदर टंग तो यूज ही नहीं हो रही इस मेथड में। डायरेक्ट जिस भाषा को सिखाना चाह रहे हैं, जो कि हिंदी है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हिंदी देख के ये मत सोच लेना सारी दुनिया की मातृभाषा, सारे बच्चों की भाषा, भारत में मातृभाषा जो है हिंदी होगी।
ठीक है ना। हिंदी यहाँ पे टारगेट लैंग्वेज या एक लक्ष्य भाषा के रूप में काम कर रही है जिसको आप सिखाना चाह रहे हैं। बच्चों को दूसरी भाषा में सोचने और लिखने के लिए प्रेरित करना। देखो यहाँ पे भाषा के इस्तेमाल से आप भाषा सीख रहे हैं या डायरेक्ट उस लैंग्वेज को यूज करके आपका जो बातचीत डेली हो रही है उसमें बच्चा बेहतर हो रहा है, पारंगत हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, व्याकरण सिखाए बिना, यानी ऐसा नहीं आपको कोई व्याकरण के नियम, भाषा को डायरेक्ट यूज करके आप मे आई कम इन मैम, अब इसमें जरूरी नहीं बच्चों को आपने पहले व्याकरण सिखाया होगा। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है ये देखिएगा, अभिकथन है और कारण है। स्टेटमेंट क्या है भाई, हिंदी शिक्षण में रचनात्मक लेखन गतिविधियां बच्चों की भाषा की समझ को बढ़ाने में सहायक होती हैं। यानी जो हिंदी लैंग्वेज टीचिंग है उसमें जब आप क्रिएटिव राइटिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज करा रहे हैं, बच्चे कोई ऐसे लिख रहे हैं, किसी तीज त्योहार पे लिख रहे हैं, अपनी सोच नए ढंग से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये समझ बेहतर होगी बच्चे की, हाँ भाई वो कुछ नया सोच रहा है अपनी मर्जी से। ट्रू है ये बात। रीजन क्या है इसका, रचनात्मक लेखन बच्चों को अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता देता है। यानी जो क्रिएटिव राइटिंग है वो अपनी भाषा, अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगे, अपने तरीके से व्यक्त करेंगे, कुछ नया लिखेंगे। किसी को पत्र लिख रहे हैं जन्मदिन पे, किसी को लेटर लिख रहे हैं, किसी और फॉर्मल भी अगर वो, तो अपने आप को व्यक्त करने का उनका तरीका, उसमें तो हालांकि फॉर्मल लेटर्स में तो पहले से ही सेट पैटर्न होता है। तो ए और आर दोनों सही है और सही स्पष्टीकरण भी है जो आपका ए है, वो जो आर है ए का। ठीक, रचनात्मकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा और बताइएगा क्या कहता है। 11वां प्रश्न देखिएगा, ये कह रहा है कक्षा में उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक बच्चों की भाषा सीखने की प्रगति को मापना चाहते हैं। उपलब्धि परीक्षण समझते हैं आप, अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से कि कितना अचीव कर लिया, जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे वो किस हद तक अचीव हो गए हैं, ये उपलब्धि प्रश्न पत्र के माध्यम से जांचा जाता है। ठीक, तो कक्षा में उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से शिक्षक बच्चों की भाषा सीखने की प्रगति को मापना चाहता है, यानी कितना प्रोग्रेस की है बच्चे ने भाषा को लेकर के। ये अचीवमेंट टेस्ट या उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता लगेगा कि 4 चैप्टर पढ़े थे या ये पढ़ा था, ये सीख पाया कि नहीं सीख पाया। इसका उद्देश्य क्या होगा, बता दिया मैंने आपको उद्देश्य, कितना सीख पाया। पहला ऑप्शन है बच्चों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव देना। चलो हो सकता है बच्चों को उनके प्रदर्शन के आधार पर श्रेणियों में बांटना, यानी कैटेगरीज में बांटना, ये काम नहीं करना है। केवल बच्चों को परीक्षा के लिए बांटना नहीं है, बच्चे को केवल बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी कोई सिखाने का लक्ष्य नहीं है कि सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। दुर्भाग्य है हमारा कि हम ज्यादातर एग्जाम्स के लिए पढ़ते रह जाते हैं। बच्चों पर अधिक पाठ्यक्रम का बोझ डालना, ये भी एक नेगेटिव बात है कि आपने सिलेबस का बोझ डाल दिया। एक ही ऑप्शन है जहां बच्चा एक्टिव है, और जहां बच्चा एक्टिव हो वो ऑप्शन बेस्ट है। बच्चों के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और उन्हें सुधारने के लिए सुझाव देना, पता चलेगा कितनी उपलब्धि हो गई है। एक तो इसका ये उद्देश्य है कितना अचीव कर लिया, जो ऑब्जेक्टिव सेट हुए थे, जो उद्देश्य निर्धारित हुए थे वो कितने प्राप्त हो पाए, किस हद तक, और दूसरा कहां कमी रह गई और उसको फिर सुधारा जा सकता है। तो ठीक है दीक्षा, फर्स्ट ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है, बाकी तो बनते ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ये क्या होता है भाई, 12वां सवाल फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है शिक्षक के रूप में आप देखते हैं कि एक बच्चा घ और ग के उच्चारण में बार बार गलती करता है, इसका निदानात्मक समाधान क्या हो सकता है। निदानात्मक यानी डायग्नोस्टिक, यानी आप कैसे निदान करेंगे, और निदान कर लिया फिर उसके बाद रेमेडी कैसे देंगे, यानी उपचार कैसे करेंगे। ठीक, ये निदानात्मक परीक्षण होता है जिसमें पहले निदान करके कारण पता करते हैं कहाँ कमी रह गई, और फिर उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग देके सुधारते हैं, दोबारा से नए तरीके से पढ़ाएंगे या जहां भी दिक्कत हुए उसको सुधारेंगे। ये निदानात्मक परीक्षण में या निदानात्मक समाधान में शामिल है। तो एक बच्चा है जो एक बच्चा है घ और ग के उच्चारण में बार बार गलती करता है, यानी घर बोलना है तो घर बोल देता है, और घर बोलना है तो घर बोल देता है, मतलब ग और घ के उच्चारण में उसको है दिक्कत। पहला ऑप्शन है बच्चे को बार बार सही उत्तर रटाने के लिए कहेंगे। रटाना तो अपने आप में ही नेगेटिव हो गया है ना, एक कीवर्ड का भी सेशन लेना जल्दी ही, आप लोगों ने कल भी याद दिलाया था। बच्चे को अकेला छोड़ देना ताकि वह खुद अपनी गलती सुधारे। आप खुद से कैसे सुधारेगा, जब वो स्ट्रगल कर रहा है तो आपको फोकस तो कराना पड़ेगा। बच्चे की समस्या को समझकर उच्चारण सुधारने के लिए विशेष गतिविधियां जैसे कि फ्लैश कार्ड और श्रवण अभ्यास कराना। यहाँ पे बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो उत्तर सही है। सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ती बात। फोर्थ ऑप्शन है बच्चे को अन्य बच्चों के साथ व्याकरण अभ्यास कराना। देखो यहाँ पे व्याकरण अभ्यास से बात नहीं चलेगी, उसको उच्चारण में दिक्कत है, यहाँ नियम की दिक्कत नहीं है बच्चे को, ठीक है ना। तो बच्चे की समस्या को समझकर उच्चारण सुधारने के लिए विशेष गतिविधियां, आप विशेष एक्टिविटी कराओगे, फ्लैश कार्ड से दिखाओगे क्या अंतर होता है दो शब्दों के उच्चारण में, घर ऐसा दिखता है, घर ऐसा दिखता है ना। श्रवण का अभ्यास कराओगे कि वो सही से सुनेगा, अगर तो सही से बोलेगा भी, तो ऑडियो कुछ डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कहना चाहता है फटाक से। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाहता है देखेंगे।
ये कहता है भाषा के बिना विचार अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते और विचार के बिना भाषा का कोई अर्थ नहीं है। इस संदर्भ में शिक्षक के रूप में आपको बच्चों में भाषा और विचारों के विकास के लिए क्या करना चाहिए। यानी भाषा अगर नहीं है तो मैं विचार कैसे व्यक्त करूं, और विचार ही नहीं है तो भाषा का क्या फिर रोल बचा। अब भाषा और विचार के बीच संबंध को कौन सा ऑप्शन बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता है। धीरे धीरे क्वेश्चंस मुश्किल होते जाएंगे, 30वें सवाल तक देखते रहिएगा। तो अगर हम बात करें, फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को केवल व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए ताकि वे भाषा को सही तरीके से लिख सकें। देखो, सिर्फ व्याकरण का अध्ययन करने से भाषा और विचार का कोई उत्पत्ति हो जाएगी, यहाँ लिखने की बात तो हो भी नहीं रही थी। बच्चों को नई नई गतिविधियों और वार्तालाप का अवसर देकर उनकी भाषा और सोचने की क्षमता को प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी उनको नई नई एक्टिविटीज करा रहे हैं जहां वार्तालाप का अवसर मिल रहा है, यानी बोलने का, भाषा के इस्तेमाल का उनको अवसर मिलेगा, कम्युनिकेशन का, और उनकी भाषा की सोचने और उनकी भाषा और सोचने की क्षमता, यानी भाषा भी बेहतर होगी जब वो चर्चा, परिचर्चा, डिबेट, डिस्कशन, वार्तालाप, कम्युनिकेशन ये सब करेंगे, और सोच भी बेहतर होगी क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो आप सोच भी रहे हैं, बिना सोचे कैसे बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये बात भी सही है। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को रटने के लिए प्रेरित। ये तो अपने आप में ही फिर नेगेटिव हो गया। केवल पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों के उत्तर लिखने पर, तो सिर्फ उत्तर लिखने पे ये भी रट्टाफिकेशन ही है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ बेहतर है कि बच्चों को जब आप कम्युनिकेशन में या एक्टिविटी कराते हैं, जो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन है, तो वो उसका सोचने की और समझने की क्षमता भी बेहतर होगी, भाषा और चिंतन दोनों ही बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, अगेन थोड़ा सा लेंदी है बट आप कोशिश कीजिए, आसान ही है। त्रिआयामी शिक्षण दृष्टिकोण में संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव एस्पेक्ट, भावनात्मक या संवेगात्मक अफेक्टिव, और कौशलात्मक यानी साइकोमोटर आयामों का विकास होता है। यदि कक्षा में शिक्षक का उद्देश्य बच्चों की भाषा समझने की क्षमता के साथ साथ उनके भावनात्मक और व्यावहारिक विकास को बढ़ावा देना है, तो वह कौन सी विधि अपनाए। जो बीएस, ये दोनों के लिए भाई, पेपर 1 पेपर 2 सबके लिए है क्योंकि सिलेबस सेम ही है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको एक चीज देखनी है यहाँ पे, त्रिआयामी से मतलब क्या है। वैसे ट्राइपोलर एजुकेशन अलग होती है, उसमें फिर आपका टीचर है, स्टूडेंट है और एनवायरमेंट है, ये जॉन डुई का है। लेकिन ये जो त्रिआयामी की यहाँ ये बात कर रहे हैं वो है बीएस ब्लूम का टैक्सोनॉमी, है ना, ब्लूम का वर्गीकरण, जिसमें उन्होंने अधिगम के अलग अलग क्षेत्र की बात की है, पक्षों की बात की है। वो सीएपी कैप से मैं आपको बताती ही हूँ। सीएपी कैप बोले तो कॉग्निटिव मतलब संज्ञान यानी दिमाग की बात हो रही है, अफेक्टिव यानी बच्चे के इमोशंस भी जुड़े, दिल भी जुड़े, दिमाग भी जुड़े, और फिजिकल एक्टिविटी भी आप उसको हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी करा रहे हो। तो ये तीनों जब जुड़ जाते हैं तो बेहतर अधिगम होता है। ठीक, अब कक्षा में यदि शिक्षक का उद्देश्य बच्चों की भाषा समझने की क्षमता के साथ साथ उसके भावनात्मक और व्यावहारिक विकास, वो इस्तेमाल भी कर पाए, है ना, और नाटक का मंचन करना है मान लीजिए, वो भी करे, इमोशनली भी कनेक्टेड हो चैप्टर उससे, तो क्या करेंगे आप। पहला ऑप्शन है बच्चों को केवल व्याकरण और शब्दावली। एक तो ये केवल शब्द ही नेगेटिव हो जाता है, सिर्फ व्याकरण और वोकैबुलरी रटवाते रहेंगे तो इससे रटंत विद्या हो जाएगी, ये अर्थपूर्ण अधिगम नहीं होगा। इसमें तीनों पहलू नहीं जुड़ पाएंगे, दिल, दिमाग और हाथ, यानी एक्टिविटी नहीं हो पा रही। बच्चों को समूह चर्चा, यानी जब वो ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कहानी लेखन, जब आप खुद से कहानी लिख रहे हैं, और नाटक गतिविधियों में नाटक का मंचन कर रहे हैं कि कोई सूर्पणखा बना हुआ है, कोई रावण बना हुआ है, तो अब यहाँ पे आप फिजिकली भी एक्टिव हो गए, साइकोमोटर डोमेन आ गया, कौशलात्मक कौशल की जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ, इमोशंस भी, क्योंकि कोई भी आप नाटक का मंचन कर रहे हैं या कोई कहानी लिख रहे हैं तो उसमें इमोशंस भी आते हैं, और संज्ञान यानी दिमाग का तो इस्तेमाल होगा ही, क्योंकि बिना सोचे आप कैसे तो चर्चा करेंगे। तो तीनों बातें शामिल हो गई। फिर भी बाकी ऑप्शन पढ़ेंगे, बच्चों को केवल पाठ पढ़ने और उत्तर लिखने, तो ये तो रटना ही हो गया, इसमें रटना साफ साफ ही लिखा हुआ है तो वो होगा नहीं। तो सेकेंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा और फिर बताइएगा क्या कहना चाहता है कवि नहीं एग्जामिनर, फटाफट से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एक शिक्षक ने कक्षा में हिंदी पढ़ाते समय निम्नलिखित दृष्टिकोण अपनाए। यानी कुछ पर्सपेक्टिव हैं, 4 यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हिंदी पढ़ाते हुए एक टीचर ने जिन पर्सपेक्टिव्स को अपनाया है, परिप्रेक्ष्यों या दृष्टिकोणों को अपनाया है। पहला है बच्चों से पाठ पढ़वाना और उसमें कठिन शब्दों के अर्थ समझाना। यानी आप बच्चों कह रहे हैं कि एक काम करो, पाठ पढ़ो, जो पढ़वाया नहीं जाता पाठ, टीचर एक बच्चे को खड़ा किया जाता है, फिर वो जो है चैप्टर रीडिंग करेगा, ये होता है क्लासरूम में, ठीक है, और कठिन शब्दों के अर्थ समझाना, ठीक है। बच्चों को कहानी के पात्रों पर चर्चा करने के लिए कहना कि कहानी में ये पात्र थे, मान लीजिए, है ना, एक तेनालीराम था और ये था वो था, तो उन पे चर्चा करो, कौन सा पात्र कैसा था। फिर आता है थर्ड, भाषा, पात्र का मतलब है यहाँ कैरेक्टर से, तो कहानी में, स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं ना, मूवी में भी कैरेक्टर्स होते हैं। भाषा कौशल विकसित करने के लिए छोटे छोटे समूह में लेखन गतिविधियां कराना, यानी आप ग्रुप में लिखवा रहे हैं, ग्रुप राइटिंग करा रहे हैं, इसमें भी बच्चा एक्टिव है, यहां भी बच्चा एक्टिव है और यहां भी बच्चा एक्टिव है। फोर्थ ऑप्शन देखना, बच्चों को सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए व्यक्तिगत मदद करना, अगर जरूरत पड़ रही है तो बच्चों को आप हेल्प कर रहे हैं इंडिविजुअली भी। सिंपल, आपको एक बिल्कुल क्या कहें उसको, एकदम रामबाण इलाज टाइप की बात है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है पूरी पेडागोजी में।
तो ये चारों ही बातें सही है, चारों जगह पे बच्चा जो है बेहतर है और भाषा की समझ विकसित होगी यदि चारों में से चारों ही ऑप्शन वो यूज करेगा। तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखिएगा और ये पूछिएगा कि क्या पूछ रहा है सवाल। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट से और बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदी शिक्षण के दौरान शिक्षक को बच्चों के बीच संवाद यानी डिस्कशन, ठीक, तो बच्चों के बीच डिस्कशन हो रहा है और वार्तालाप को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी बातचीत हो रही है, ठीक, किसी टॉपिक पे डिस्कशन या नॉर्मल बातचीत हो रही है, इसको प्रोत्साहित यानी बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों का महत्व यानी ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है विषय पर चर्चा करने और फिर उस पर एक लेख लिखने के लिए कहा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या हो सकता है? यानी चर्चा परिचर्चा डिस्कशन हो रहा है, कम्युनिकेट कर रहे हैं बच्चे, टॉपिक दिया गया है, क्या टॉपिक है? वृक्षों का महत्व यानी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, तो पेड़ों का क्या महत्व है, इस पे चर्चा करने को कहा गया है। इसका उद्देश्य, इस चर्चा का उद्देश्य क्या हो सकता है, इसका ऑब्जेक्टिव या गोल क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है केवल बच्चों के व्याकरण ज्ञान को परखना। चर्चा में यहाँ पे व्याकरण की थोड़ी बात हो रही है कि नियम कायदे कानून की बात थोड़ी हो रही है, वो तो लिखवा लेते फिर। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग, विचारों की अभिव्यक्ति यानी जो विचार उनके पास हैं पेड़ों को लेकर के, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उस पर वो चर्चा करेंगे, तो अब एक्सप्रेस करेंगे खुद को। और लिखित भाषा कौशल विकसित करने का अवसर दिया है। हाँ, लेख लिखने की भी बात हुई है ना, तो लिखित भाषा भी विकसित होगी। लेकिन थर्ड और फोर्थ ऑप्शन को भी चेक करेंगे। बच्चे को विषय के बारे में रटने के लिए प्रेरित करना, ये तो नेगेटिव हो गया। बच्चों को सटीक उत्तर देने के लिए दबाव डालना, ये एकदम बेकार बात है। दबाव डालना, रटना, डांटना, ये सब बेकार बात है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो ऑप्शन बेस्ट है, सिंपल। तो रचनात्मक चिंतन बढ़ेगा, विचारों की अभिव्यक्ति होगी, लिखने का कौशल भी व्यक्त होगा, क्योंकि लेख लिखने को कहा है कि क्यों पेड़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमें ऑक्सीजन देते हैं, वट बच्चा लिखेगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर क्वेश्चन है, 17वां सवाल कहता है भाषा शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। यानी जब टीचर जो है, लैंग्वेज टीचर की क्या भूमिका होगी लैंग्वेज को पढ़ाते समय। तो क्या पूछा है हमसे, कक्षा में हिंदी सिखाने के दौरान शिक्षक ने बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियां कराई हैं। तो हिंदी टीचर हैं और वो ये एक्टिविटीज कराते हैं कक्षा में। पहला है समूह में कहानी लेखन, यानी ग्रुप में कहानी लिखवाई जा रही है, चलो बच्चा एक्टिव है। पाठ के कठिन शब्दों का अर्थ निकालने के लिए शब्दकोश का प्रयोग, यानी बच्चा डिक्शनरी का इस्तेमाल कर रहा है खुद से और कठिन शब्दों को देख रहा है, ये भी एक अच्छी हैबिट है। फिर आता है बच्चों को चित्र देखकर अपने विचार व्यक्त करने के लिए कहना, यानी जो चित्र हैं उनको देख के, जो पिक्चर्स होती है ना कई बार किताब में, उनको लेके क्या विचार आ रहे हैं उस पर बात करना। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य क्या है? भाषा बेहतर हो रही कुल मिलाकर के। पहला है बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक के आधार पर सीखने नहीं, भाई बच्चे एक्टिव हैं, सिर्फ पाठ्यपुस्तक या टेक्स्ट बुक की रटने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। फिर आता है सेकंड ऑप्शन, बच्चों की भाषा कौशल, रचनात्मकता और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देना। हाँ, बच्चा यहाँ ज्यादा एक्टिव है। बच्चों को रटने और परीक्षा के लिए तैयार करना, ये एकदम खराब है। केवल व्याकरणिक ज्ञान नहीं, बच्चा इस्तेमाल भी कर रहा है, तो यहाँ तो बाकी ऑप्शन इतने कमजोर हैं कि आप डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वाइगॉत्स्की के बारे में बात हो रही है। वाइगॉत्स्की और प्याजे से भाषा में भी क्वेश्चन आते ही हैं, क्लियर है मैम। चलिए ठीक है दीक्षा, दिव्यासा, मंताशा, चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 30 सवाल हैं टोटल, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, इतने में कुछ कमेंट्स भी देख लेती हूँ, है ना, और इतने आप लाइक शेयर करके कमेंट करके आराम से बैठ जाओ और क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, ठीक है बात या नहीं है? ठीक है, ओके यार, कुछ क्वेश्चन ईजी भी लगाने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी आते भी हैं, नेक्स्ट में लेवल थोड़ा सा और मुश्किल कर देंगे, ठीक। देखिए, भाषा क्वेश्चन पढ़ के समझ पा रहे हैं यानी वो भी इंपॉर्टेंट है। वाइगॉत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार भाषा एवं चिंतन के बीच का संबंध क्या है और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आप समझते हैं, सोशियो कल्चरल जो आपकी थियोरी है वाइगॉत्स्की की, चिंतन के बीच का संबंध क्या है। देखो, आसान क्वेश्चन आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, तो वो भी महत्वपूर्ण है एट टाइम्स, किसी सेट में बहुत मुश्किल, किसी में आसान, किसी में मॉडरेट। तो एवं चिंतन के बीच का क्या संबंध है, यानी लैंग्वेज और थिंकिंग के बीच में या लैंग्वेज और थॉट के बीच में क्या संबंध है, इस पे बात हो रही है वाइगॉत्स्की के अनुसार। और यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे महत्वपूर्ण है थिंकिंग और लर्निंग। इंग्लिश पेडागोजी भी कराऊंगी, डोंट वरी। भाषा केवल संचार का माध्यम है और चिंतन से स्वतंत्र है, यानी सिर्फ कम्युनिकेशन का एक माध्यम है और सोचने में इसका कोई रोल नहीं है। नहीं भाई, भाषा के माध्यम से हम सोचते हैं, बहुत बेहतर अपनी समझ भी करते हैं, तो ये कहना गलत होगा। चिंतन और भाषा का कोई संबंध नहीं है, ये कहना तो एकदम ही गलत होगा, वाइगॉत्स्की ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। फिर है भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है। सुनने में बात अच्छी लग रही है, फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखेंगे, भाषा और चिंतन विकासशील अवस्था में अलग अलग कार्य करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप बताइए? भाषा और चिंतन एक दूसरे पर निर्भर हैं और भाषा अधिगम प्रक्रिया का मुख्य साधन है,
यानी एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, एक टाइम के बाद मर्ज होते आते हैं। जो आपका लैंग्वेज और थॉट है, और लैंग्वेज जो है वो एक इंपॉर्टेंट टूल है किसका, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, सीखने का, या हमारे अधिगम का। तो लैंग्वेज और थॉट शुरुआती सालों में अलग अलग चलते हैं, भाषा अलग, विचार अलग, पैरेलली चलते हैं, समानांतर चलते हैं, और 3 साल के बाद जाकर के मर्ज हो जाते हैं। ये वाइगॉत्स्की कहते हैं। ऐसा नहीं कि ये अलग अलग ही काम करते रहते हैं। और विकासशील अवस्था का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं ये हमें पता नहीं है। इससे बेहतर ऑप्शन थर्ड है, नहीं तो हम इसके साथ भी चले जाते। शुरुआत के 3 साल में होता है, या तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा होता। ठीक है ना, चलिए, क्योंकि 3 साल के बाद भी तो विकासशील ही है अवस्था, ऐसा थोड़ी किताब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, प्याजे से एक सवाल है, फटाफट से आप लोग जवाब देंगे। क्या कहना चाहते हैं प्याजे? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में आत्मसात और समायोजन की प्रक्रियाएं हैं। आत्मसात बोले तो एसिमिलेशन, और समायोजन बोले तो एकोमोडेशन की प्रक्रियाएं हैं। ये 2 प्रोसेस हैं, और ये बच्चे की अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, आपको ये देखना है। पहला ऑप्शन है आत्मसात और समायोजन केवल वयस्कों के लिए उपयोगी होते हैं। नहीं भाई, बच्चा जन्म से, जैसे ही बचपन से बेसिकली जब से उसको भाषा या जो आसपास चीजें वो देखना शुरू करता है, समायोजन और आत्मसातीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि अनुकूलन की प्रक्रिया, अपनी समझ विकसित करने की प्रक्रिया डे 1 से शुरू हो गई है कहीं ना कहीं। ठीक, तो ये तो गलत होगा। आत्मसात का अर्थ है नई जानकारी को पुराने ढांचे में फिट करना, यानी एड दी कुछ तो इस तरह का कि एड न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीम, एड समथिंग इनटू योर एग्जिस्टिंग स्कीमा, वो है आपका एसिमिलेशन। बात तो सही हो रही है। जबकि समायोजन में पुराने ढांचे को नई जानकारी के अनुसार बदलना। समायोजन बोले तो एकोमोडेशन, इसमें जो पुराने ढांचे को, जो आपका स्कीमा है, उसको आप मॉडिफाई कर रहे हैं नई इंफॉर्मेशन के बेस पे। यही तो दोनों की डेफिनेशन है। आत्मसात में आप जोड़ रहे हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा में, वर्तमान जानकारी में, जानकारी का मतलब यहाँ स्कीमा से है, पूर्व ज्ञान में बेसिकली। दोनों प्रक्रियाएं बच्चों के अनुभवों को नजरअंदाज करती हैं, ये कहना एकदम गलत होगा। अनुभवों के आधार पर ये प्रक्रियाएं चल रही हैं। आत्मसात और समायोजन केवल भाषा के विकास से संबंधित है, ऐसा कहना भी गलत होगा। इस संज्ञान के विकास से संबंधित है, समझ के विकास से संबंधित है, आपके दिमाग के विकास से संबंधित है। तो आत्मसात, और ये भाषा में भी लागू होती है ये बात। तो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 20वां सवाल कुछ तो बात करने की कोशिश कर रहा है अर्जन और अधिगम के बीच में, जिसपे 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही है। ये सारे टॉपिक पेपर में पूछे जाते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। ठीक, तो टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को कैसे भी हेर फेर के बनाया जा सकता है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के बीच मुख्य अंतर क्या है? देखो, जब ये पुराने जमाने में यानी 2016-18 में ये सवाल आता था तो 1 लाइन में पूछ लेता था, और मुख्य अंतर होता था वातावरण का। अगर आपको किसी भाषा के लिए वातावरण मिला है, एनवायरमेंट मिला है, तो आप उस भाषा को अर्जन कर लेंगे, यानी आप एक्वायर कर लेंगे। यानी आप अमेरिका में रहते हैं तो अंग्रेजी आपने एक्वायर कर ली, भाषा आप हिंदी आपने एक्वायर कर ली या अर्जित कर ली यदि आप इंडिया में रहते हैं। वातावरण का मुख्य अंतर होता है। ठीक, अब यहाँ पे लेकिन पूछा कुछ और है। और शिक्षक भाषा अर्जन को बढ़ावा देने के लिए क्या रणनीतियां अपनाएं? अर्जन को इसलिए क्योंकि अर्जन नेचुरल प्रक्रिया है, बहुत ही ज्यादा, और प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसमें किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही। आप एनवायरमेंट से ही भाषा को एक्वायर कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उठा लेते हैं। भाषा अर्जन औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जबकि भाषा अधिगम स्वाभाविक रूप से होता है। उल्टा बोल दिया इन्होंने। अर्जन जो है वो स्वाभाविक रूप से होगा, और अधिगम में प्रॉपर औपचारिक शिक्षण लगता है, लर्निंग में एफर्ट और प्रैक्टिस लगती है। अर्जन एक्विजिशन को कहते हैं, जो आपने बस इम्बाइब कर लिया, आपने उठा लिया है, एनवायरमेंट से भर लिया है अपने अंदर। तो ये तो उल्टा कह दिया इन्होंने। भाषा अर्जन स्वाभाविक और अनौपचारिक प्रक्रिया है, इनफॉर्मल है, जो आप अपने एनवायरमेंट से कार्टून देख के, मम्मी पापा को बात करते हुए देख के, मूवी देख के, आस पड़ोसियों को सुनते हुए, लड़ते हुए देख के, वॉटेवर आप जो दिमाग में भर ले रहे हैं, भाषा जहां से आप सीख ले रहे हैं, पहली भाषा जो मातृभाषा होती है आपकी, आप उसको एक्वायर कर लेते हैं। मल्टीपल भाषाओं को भी आप अर्जित कर सकते हैं, ऐसा नोम चॉम्स्की कह रहे हैं। जबकि भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षण पर आधारित है। ये बात सही है कि लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिगम, इसके लिए आप व्याकरण पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, ABCD सीखते हैं, 70 चीजें करते हैं, वो लर्निंग है। ये बात सही है। थर्ड ऑप्शन क्या है? भाषा अर्जन केवल व्याकरण सिखाने पर केंद्रित है। व्याकरण सिखाना, इसमें व्याकरण अपने आप सीख जाता है व्यक्ति, कोई अलग से व्याकरण नहीं सिखाया जाता भाषा अर्जन में। अगर मैंने हिंदी अपने एनवायरमेंट से सीखी तो व्याकरण जरूरी नहीं मैंने वहां सीखा, व्याकरण मैंने स्कूल में जाकर के सीखा होगा। तो भाषा अर्जन में व्याकरण का कोई अलग से शिक्षण होता नहीं है। भाषा अर्जन केवल वयस्कों के लिए होता है, ऐसा नहीं। उपयोगी है सिर्फ नहीं भाई, बच्चा जन्म से ही भाषा आसपास सुनता है और अर्जित करता है। तो सेकंड ऑप्शन ही यहाँ सही है। 21वां सवाल देखिएगा फटाफट से। नॉम चॉम्स्की की बात हो रही है। बाबा नॉम चॉम्स्की क्या कह रहे हैं? बड़े लिंग्विस्ट हैं यानी भाषाविद हैं नॉम चॉम्स्की, इन पे भी सवाल आता ही है। भाषा अर्जन और अधिगम की जो बातचीत है इन्होंने बहुत अच्छे से की है, ठीक है ना। और अगर हम बात करें हिंदी मैराथन का, बताएंगे भाई, हिंदी इंग्लिश और CDP की मैराथन करने का प्रयास पूरा है मेरा, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 है, नॉम चॉम्स्की के भाषा अर्जन यंत्र के सिद्धांत के अनुसार, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD कहते हैं इसको,
ठीक, इमेजिनरी डिवाइस है, काल्पनिक है, दिमाग में इंसान मान के चलता है। के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के भाषा अर्जन की प्रक्रिया कैसे स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरली होती है और शिक्षक इसे हिंदी शिक्षण में किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकता है। अब कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, नेचुरली एक्वायर कर सकता है, बच्चा अर्जित कर सकता है, ये बात नोम चॉम्स्की कहते हैं, क्योंकि मानव शिशु में जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता है, भाषा को एक्वायर करने की क्षमता है जिस एनवायरमेंट में वो रहता है। ठीक, और शुरुआत के जो जीवन के 5 से 10 साल हैं वहां पे तो ये भाषा अर्जन यंत्र, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत एक्टिव है, जो दिमाग में भर लेता है जो भी भाषा आसपास बोली जा रही है उसको एब्जॉर्ब करके अपना भाषा प्रयोग वो सीख जाता है बच्चा। बच्चों में भाषा अर्जन केवल अनुकरण के माध्यम से होता है, यानी नकल के माध्यम से। वो कह रहे हैं नहीं, जन्मजात क्षमता है, नकल की बात ही नहीं। नकल की बात करेंगे आपके स्किनर, पूछ लिया जाता है अनुकरण की बात कौन कर रहा है भाषा को लेके, तो स्किनर। ठीक, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों के पास जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता होती है और शिक्षक को प्राकृतिक वातावरण प्रदान करना चाहिए, ये बात एकदम सही है। बच्चों को केवल व्याकरण नियम रटवा दो, जी नहीं, अर्जन में ये बात नहीं होगी, अधिगम में, और रटवाना तो है ही नहीं। भाषा अर्जन बच्चों के लिए केवल किशोर अवस्था में संभव है, ये कहना एकदम गलत है, बल्कि भाषा अर्जन कम उम्र में 5 साल तक आपका जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, भाषा अर्जन यंत्र है, वो ज़्यादा सक्रिय होता है। वो क्रिटिकल पीरियड है जो 3 से 6 वर्ष है आपकी भाषा विकास के लिए। ठीक, तो बच्चों के पास जन्मजात भाषा अर्जन की क्षमता है, तो प्राकृतिक अगर आप माहौल देंगे तो वो नेचुरली ही स्वाभाविक रूप से भाषा को सीख लेंगे। ये बात सेकेंड ऑप्शन में कही गई है, जो चॉम्स्की की बात से बिल्कुल, मतलब चॉम्स्की की ही बात है, सहमत क्या है, बिल्कुल चॉम्स्की ऐसा ही कहते हैं। 22वां सवाल देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, हम चार्ट लेके जाते हैं, है ना, मॉडल्स लेके जाते हैं टीचर, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स जिनको हम कह देते हैं, सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स का क्या महत्व है। सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल्स का क्या महत्व है, ये पूछा जा रहा है किसमें, लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स में। तो कई बार आप सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं जो अलग से प्रोनाउंसिएशन मान लीजिए सिखा रहा है। ऑनलाइन टूल्स में अलग अलग गेम्स हो सकते हैं लैंग्वेज को लेकर के, अलग पिक्चर्स हो सकती हैं, कोई आजकल गूगल अर्थ आ गया है वो दिखा सकते हो आप क्लासरूम में, तो वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का ही इस्तेमाल हो गया स्क्रीन पे। ठीक, तो इनका क्या महत्व है ये पूछा है। केवल छात्रों को व्यस्त रखने के लिए नहीं भाई, समझ बेहतर होगी, सिर्फ व्यस्त रखने के लिए तो कुछ भी करा लो, गाने गवाओ, कुछ भी कराओ। फिर आता है सेकेंड ऑप्शन, यह छात्रों को डिजिटल माध्यम से अपने ज्ञान को विस्तार से समझने में मदद करता है, यानी डिजिटल मीडियम है एक, जिससे बच्चे का जो ज्ञान है वो और विस्तृत होगा। जब आपको कहा जा रहा है इस पे रिसर्च करके आना, कल पढ़ के आना, कोई वीडियो देख के आना इस टॉपिक पे, जल चक्र क्या होता है एक वीडियो यूट्यूब से देख के आना, क्या है ये डिजिटल माध्यम हो गया एक तरह से, तो इससे हेल्प मिलेगी बच्चे को। यह केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए है, जी नहीं, सीखने के लिए भी है, मनोरंजन के लिए फिर बहुत चीजें हैं, केवल खेल कूद के लिए नहीं, आपको बच्चे को सक्रिय रख के सिखाना भी है, जो कि सेकेंड ऑप्शन में है कि डिजिटल माध्यम है। भाई ये सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन टूल क्या है, डिजिटल माध्यम है ना, जिससे बच्चा बेहतर तरीके से सीख पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23वां सवाल क्या कहता है, फटाक से बताइए, परिपूर्ण क्या होता है, क्या कहना क्या चाहते हो, मतलब मास्टरी हासिल करना किसी चीज में, क्या कह रहे हो। ये इंग्लिश में लिख रहे हो, शब्द को हिंदी में लिख के बताओ तब तो समझ में आए, मैं तो तुक्का ही लगा रही हूँ कि क्या पूछना चाह रहे हो। क्या ड्राफ्ट टाइप कुछ होगा, एनीवेज चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, पुनर्बलन सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक पुनर्बलन का क्या अर्थ है और शिक्षक इसे बच्चों के समूह कार्य में किस प्रकार प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। यानी पुनर्बलन सिद्धांत में, यानी जहां आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट के प्रिंसिपल की जब हम बात कर रहे हैं, जहां गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब हम कह रहे हैं बच्चे के व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए जिन शब्दों का, जिन एक्शंस का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब, या ये जेस्चर्स कर रहे हैं, ये भी पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट में आएगा। तो अंतर्वैयक्तिक पुनर्बलन यानी लोगों के बीच की बात हो रही है का क्या अर्थ है और शिक्षक इसे बच्चों के समूह कार्य में किस प्रकार प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। जब ग्रुप वर्क चल रहा हो तो क्या करें, यह व्यक्तिगत रूप से बच्चों को पुरस्कार देने का तरीका है। जब अंतर्वैयक्तिक लिख दिया तो इसका मतलब मल्टीपल लोग वहां मौजूद हैं, तभी इंटरपर्सनल बना है वो। सेकंड ऑप्शन है, यह बच्चों के समूह कार्य के दौरान सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी बच्चों के समूह कार्य के दौरान यानी ग्रुप वर्क के दौरान सामाजिक और भावनात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए है। बात तो सही है, जब वो ग्रुप वर्क कर रहे हैं तो जो सोशल और इमोशनल व्यवहार है वो प्रोत्साहित हो रहा है, क्योंकि आप गुड, वेरी गुड बढ़ावा दे रहे हैं किसी को। बात तो सही है। सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड यही था। थर्ड देखते हैं, यह केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित गतिविधियों में नहीं भाई, ये नेचुरल एनवायरनमेंट में हो रहा है। यह केवल बच्चों की शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, वो ऐसा कोई दौड़ लगवाने वाली बात तो यहाँ हो ही नहीं रही है। तो सेकंड ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 24वां सवाल कुछ तो कहना चाहता है, फटाफट से समझिए। वाइगोत्स्की की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पे
वाइगॉत्स्की के अनुसार समीपस्थ दूरस्थ विकास का क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का अर्थ क्या है और यह शिक्षकों को बच्चों की अधिगम क्षमता को समझने में कैसे मदद करता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी वो दायरा जहां संभावना है कि अभी विकास आपका हो सकता है यदि आपको सही मदद दी जाए। पहला ऑप्शन है ZPD जिसको हम कह दे रहे हैं संभावित विकास जहां संभव है। बेसिकली यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चे अपनी समस्याओं को स्वतंत्र रूप से हल कर सकते हैं। नहीं, यह वह क्षेत्र है जहां बच्चा स्वतंत्र रूप से और किसी की मदद से, इन दोनों के बीच का अंतर ZPD है। ठीक, यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चों को शिक्षक या सहपाठियों की सहायता की आवश्यकता होती है। हाँ, कह सकते हो। देखते हैं थर्ड ऑप्शन, यह वह क्षेत्र है जो बच्चों के लिए बहुत कठिन है और इसे नहीं समझ सकते। ऐसा नहीं है, मदद से समझ सकते हैं। फिर आते हैं, यह वह क्षेत्र है जो केवल जैविक परिपक्वता पर आधारित है। बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात तो वाइगॉत्स्की कर ही नहीं रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन है, यह वह क्षेत्र है जिसमें बच्चों को शिक्षक या सहपाठियों की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी ZPD वो दायरा है जहां बच्चों को यदि मदद दी जाए, स्कैफोल्डिंग या पाड़ या ढांचा दिया जाए, यानी ये है बच्चा जो खुद से कर सकता है स्वयं से। ये वो दायरा है जहां ZPD वाला दायरा है ये, जहां उसको हेल्प मिल जाए तो वो यहां तक पहुंच सकता है। तो ये टेम्परेरी हेल्प की आपका दायरा है ZPD। वो स्पेस है, वो डिफरेंस है जहां वो खुद से जो कर सकता है और जो किसी की मदद से कर सकता है, उसके बीच के डिफरेंस को हम ZPD कह रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ेंगे। वाइगॉत्स्की का हम चैप्टर कर चुके हैं, क्वेश्चंस भी कर चुके हैं, एक बार उसको भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कहता है, 25वां सवाल। अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं अब सेशन के। ये कहता है, व्याकरण शिक्षण के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां बच्चों के लिए लाभदायक होती हैं, यानी हेल्पफुल होंगी किस प्रकार की एक्टिविटीज जब आप ग्रामर टीचिंग कर रहे हैं। तो एक शिक्षक ने व्याकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित विधियां अपनाई। एक एक करके आपको सारी विधियां देखनी है। उदाहरण के साथ नियम समझाए, यानी पहले एग्जाम्पल दिया और फिर नियम बताए। इसको हम क्या कहेंगे, आगमनात्मक विधि कहेंगे, इंडक्टिव मेथड कहते हैं कि पहले आपने संज्ञा के उदाहरण दिए फिर संज्ञा की परिभाषा बताई। खेलों और गतिविधियों के माध्यम से अभ्यास कराना, बच्चा यहाँ भी एक्टिव है, ये भी इंडक्टिव मेथड भी अच्छा होता है। बच्चों को स्वयं वाक्य बनाने के लिए कहना, तो बच्चा फिर से यहाँ एक्टिव है। त्रुटियों पर सुधारात्मक प्रतिक्रिया दी, यानी फीडबैक दे रहे हैं जहां जरूरत है, जहां गलतियां हो रही हैं, ये भी सही है। चारों ही सही है। सक्रिय भागीदारिता और त्रुटि सुधार चारों में ही हो रहा है, केवल पाठ्यपुस्तक आधारित नहीं है, केवल व्याकरण रटवाने की बात नहीं हुई है, बच्चों की त्रुटियों को नजरअंदाज भी नहीं किया गया है। तो चारों ही सही है, चारों में ही बच्चा सक्रिय है, एक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26वां सवाल क्या कहता है भाई, फटाफट से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कुछ तो कहना चाहता है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सामग्री का चयन कैसे किया जाना चाहिए, यानी जब आप लैंग्वेज टीचिंग कर रहे हैं तो लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल कैसे चूज करेंगे, ये पूछा है आपको, है ना, ये आपको पूछा है। शिक्षक ने बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित सामग्री चुनी है। अब कुछ सामग्री है जो टीचर ने चुनी है। चित्र और फ्लैश कार्ड, यानी पिक्चर्स का यूज किया है, फ्लैश कार्ड्स का यूज किया है। फ्लैश कार्ड नहीं होते, छोटे छोटे। ठीक, बाल कविताएं और कहानियां, यानी जो चिल्ड्रन लिटरेचर है, स्टोरीज हैं, पोएम्स हैं, उन सब का इस्तेमाल किया है। दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा, तीनों में ही बच्चा एक्टिव है, तीनों ही सामग्रियां सही हैं। बच्चों को विषय में रुचि दिलाना, हाँ, इंटरेस्ट क्रिएट होगा बच्चे का और सरलता से समझ जाएगा। बच्चों को केवल पाठ्यपुस्तक की बात नहीं हुई है, सिर्फ रटने की बात नहीं हुई है, जटिल सामग्री का प्रयोग नहीं किया गया है, कठिन और जटिल नहीं, आसान सामग्री जो और इजी बना दे, रुचि दिलाए, रुचिकर बन जाए, यानी इंटरेस्टिंग लगे बच्चे को और सरलता से सीख पाए, ऐसी ही सामग्री है। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है यहाँ पे और चाइल्ड सेंटर्ड ही मेथड और सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, हिंदी शिक्षण में समग्र दृष्टिकोण यानी होलिस्टिक अप्रोच का महत्व क्या है, बताइए। होलिस्टिक यानी समग्र का मतलब ये जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर ले, हर एक पहलू को देख ले। पहला ऑप्शन है, बच्चों के सभी भाषा कौशलों का समग्र विकास करना, यानी सु बो प ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सब जो भाषा कौशल है, इन सब का इस्तेमाल सब एकीकृत रूप से विकसित हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। फिर भी सेकंड ऑप्शन देखेंगे, केवल व्याकरण पर ध्यान केंद्रित करना, सिर्फ व्याकरण रटवाना एकदम खराब तरीका है। संदर्भ में व्याकरण सिखानी होती है, कॉन्टेक्स्ट में, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियम अलग से रटवा दो आप, तो व्याकरण चिल्लाना बहुत अच्छी बात नहीं है। संदर्भ में व्याकरण जहां लिखा हो वो पॉजिटिव है। थर्ड ऑप्शन है, बच्चों को केवल लिखने तक सीमित रखना, केवल लिखने, क्यों, सारे जो कौशल है, भाषा कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सबका इस्तेमाल कराओ। बच्चों को उनकी त्रुटियों पर डांटना, ये भी गलत है। डांटना फटकारना तो आपको अलाउड ही नहीं है। बच्चे के सभी कौशलों का समग्र विकास, यानी जब आप बच्चों को लिखने के लिए भी कह रहे हैं, बोलने के लिए भी कह रहे हैं, नाटक मंचन के लिए भी कह रहे हैं, तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब उसमें, कविता गायन के लिए भी कह रहे हैं, तो सब कुछ शामिल हो गया। बच्चे के चारों भाषा कौशल जो हैं एक साथ विकसित हो रहे हैं, जो एकीकृत होते भी हैं, इंटीग्रेटेड होते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, अभिरुचि परीक्षा यानी एप्टीट्यूड टेस्ट का उद्देश्य क्या है और शिक्षक इसे हिंदी शिक्षण में छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों को समझने और सुधारने के लिए किस प्रकार से प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं। तो अभिरुचि परीक्षा छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को जांचने के लिए है, ये कोई मेंटल हेल्थ का परीक्षण थोड़ी है। एप्टीट्यूड मतलब आपका किस क्षेत्र में आपके अंदर क्षमता है बेहतर करने की, तो इंटरेस्ट भी उस क्षेत्र में होना चाहिए आपके अंदर। एप्टीट्यूड है यानी एबिलिटी है कि
उस विशेष क्षेत्र में आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक। सेकंड ऑप्शन यह है, परीक्षा केवल बच्चों के एकात्मक रुझानों को नापने के लिए, यानी जो एकमात्र उनका रुझान है एक ही तरफ, ऐसा नहीं है। यह छात्रों के व्यक्तिगत रुचियों को जानने और उनके अध्ययन के क्षेत्र को सही दिशा देने के लिए होती है। शिक्षक इसे बच्चों की रुचियों को पहचानने और शैक्षिक सामग्री में सुधार लाने के लिए लागू कर सकते हैं कि भाई बच्चा किस तरफ जा सकता है, वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, वो उसको क्या दिशा दें हम, म्यूजिक में अच्छा हो सकता है। तो एप्टीट्यूड बेसिकली उसकी रुचि किस तरफ है और उसमें क्षमता किस तरफ जाने की, उस तरह से फिर उसको सिखाया जाए। अभिरुचि परीक्षा का उद्देश्य केवल बच्चों की विषय विशेष जानकारी जी नहीं, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ बेहतर है और बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव भी आपको थर्ड ऑप्शन में ही नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, दक्षता परीक्षा या कॉम्पिटेंसी टेस्ट या प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी इसको हम कह देते हैं। ये क्या कहती है भाई, दक्षता परीक्षा का उद्देश्य क्या है यानी ऑब्जेक्टिव क्या है, और शिक्षक इसे हिंदी कक्षा में विद्यार्थियों की शैक्षिक क्षमता को मापने के लिए किस प्रकार प्रभावी रूप से यूज कर सकता है कि बच्चे कितना दक्ष हैं, जो उन्होंने पढ़ा है उसमें कितने प्रोफिशिएंट हैं। ठीक है ना। गुल अफसान कुछ अलग से निकाल करके लाएंगे जिससे कि मजे भी आए, है ना। दक्षता परीक्षा का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को उनके अकादमिक प्रदर्शन में कमी बताना है, यानी कहाँ कमी रह गई ताकि उन्हें सुधारा जा सके, तो ऐसा नहीं है। दक्षता तो ये देखती है किस हद तक अचीव हो पाए जो आपके कौशल थे। दक्षता परीक्षा छात्रों के शैक्षिक कौशल और उनकी विषय विशेष समझ का मूल्यांकन करने के लिए होती है, जिसे शिक्षक व्यावहारिक परीक्षणों और संचार गतिविधियों के माध्यम से लागू कर सकते हैं। यहाँ पे वो वाला फंडा लागू हो रहा है कि पेडागोजी में जो लंबा वाला ऑप्शन है, जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, वो सही है। जो बहुत बार ये तुक्का फिट बैठ जाता है, बट ये कोई नेसेसरी नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ठीक। दक्षता परीक्षा केवल इस केस में आपको पढ़ के देख लेना है कि क्या ये पॉजिटिव भी है, बच्चे के भले की बात कर रहा है, तो ठीक है। दक्षता परीक्षा केवल छात्रों की मानसिक स्थिति को मापने के लिए नहीं होती, ये कोई मेंटल परीक्षण नहीं है। दक्षता परीक्षा छात्रों को निष्क्रिय करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों को पैसिव बना दो। एक ही ऑप्शन सही है कि दक्षता परीक्षा छात्रों के शैक्षिक कौशल और उनकी विषय विशेष समझ का मूल्यांकन करने के लिए होती है कि उनको कितना आता है किसी एक भाषा के क्षेत्र में, या जो भी उन्होंने सीखा है साल भर में, तो वो कितना जानते हैं उस चीज को जो उन्होंने पढ़ा है, और जिसे शिक्षक व्यावहारिक परीक्षणों और संचार गतिविधियों के माध्यम से लागू कर सकते हैं। प्रैक्टिकल स्किल्स के बेसिस पे टेस्ट लेकर के ही पता किया जा सकता है कि बच्चा कितना प्रोफिशिएंट है, कितना दक्ष है, कितने बेहतर ढंग से सीख पाया जो उसको सिखाया गया क्लासरूम में या पढ़ाया गया, या जो भी उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति हो पाई नहीं हो पाई, और किस लेवल तक हो पाई अगर हुई तो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आखिरी सवाल है आज का, फटाफट से बताएंगे। मुख्य कौशल में भाषाई कौशल, सामाजिक कौशल और समस्या समाधान कौशल का क्या संबंध है, और हिंदी कक्षा में इनका विकास कैसे किया जा सकता है। मुख्य कौशल यानी मेन स्किल्स हैं कि लैंग्वेज को लेकर के स्किल्स, सोशल स्किल्स, बच्चा एक दूसरे के साथ कैसे डिस्कशन करेगा, और समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो भी उसके सामने प्रॉब्लम आए उस पर वो समाधान निकाल पाए। इसके बारे में कौन सा एक ऑप्शन आपको सही लगता है। आज मॉक टेस्ट को मॉक टेस्ट की तरह ही रखा है, बातें बहुत ज्यादा नहीं की है। ठीक, फटाफट से बताइएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 है, भाषाई और सामाजिक कौशल का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम आते हैं। ऐसा नहीं है, सोशल स्किल्स और लैंग्वेज का बहुत बड़ा रिलेशन है। आप लोगों से चर्चा बातचीत कैसे करते हैं, भाषा के माध्यम से ही करते हैं ना। सेकेंड ऑप्शन, समस्या समाधान कौशल केवल गणित या विज्ञान के विषय में लागू होते हैं, जबकि भाषाई और सामाजिक कौशल अन्य विषयों में भी उपयोग नहीं होते। ऐसा नहीं है, समस्या समाधान और कौशल जो है या गणित या विज्ञान विषय में नहीं, हर एक विषय में शामिल हो पाएंगे। आप लैंग्वेज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम पोज कर सकते हैं कोई। भाषाई, सामाजिक और समस्या समाधान कौशल आपस में जुड़े हुए होते हैं और इन्हें एकीकृत तरीके से विकसित किया जा सकता है। हिंदी कक्षा में शिक्षक इन कौशलों को छात्रों में संवाद, रचनात्मक लेखन और समूह कार्य के माध्यम से बढ़ावा दे सकता है। ये बच्चे के पक्ष में है, और अगेन उत्तर जो है लेंदी भी है। फिर भी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, इन कौशलों का कोई विशेष महत्व नहीं है, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल बच्चों को पाठ्यक्रम की सामग्री पढ़ाना है। ये तो रटवाने की बात कर रहा है, तो बाकी ऑप्शन तो आसपास भी कहीं आते नहीं है। अब ये क्यों सही है इसको समझते हैं। देखो, हमसे पूछा था मुख्य कौशल में जैसे भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब आ जाएंगे। सामाजिक कौशल अगेन उसमें भी आप भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 4 लोग ग्रुप में बैठ के कोई चर्चा, डिस्कशन कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आपस में, वहां पे भी किसी से रास्ता भी पूछना होगा तो भाषा का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो समाज में जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, अंतःक्रिया कर रहे हैं, तो भाषा का प्रयोग तो होगा। ठीक, तो भाषाई, सामाजिक और समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आप, अगर आपको समस्या का समाधान ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट का सहारा लेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, मम्मी ये बात समझ नहीं आ रही, अच्छा इसका जीवन में समस्या का समाधान ढूंढना है। उसमें भी हर जगह भाषा का इस्तेमाल है, चाहे आप किताब से ढूंढें, चाहे आप इंटरनेट से ढूंढें, चाहे लोगों से बातचीत करके किसी समस्या का समाधान निकालें, लेकिन भाषा का प्रयोग वहां भी है। ठीक, तो भाषा यानी लैंग्वेज स्किल्स तो आप सीख रहे हैं, सामाजिक और समस्या समाधान कौशल आपस में सब जुड़े हुए हैं। लैंग्वेज स्किल्स अच्छी हैं तो आप पढ़ के भी समझ पाएंगे, सुन के भी समझ पाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट भी बेहतर कर पाएंगे, है ना, और समस्या समाधान भी कर पाएंगे। ये सब इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये बात तो सही है। थर्ड ऑप्शन इज दी ओनली राइट ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन सही है। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस कितने आपने ठीक किए, इस
की पीडीएफ और बाकी के 3-4 जो सेशन हैं उनकी इकट्ठी ही पीडीएफ आज ही मैं अभी के अभी कोशिश करूंगी। ये वाला पीडीएफ तो कल हो जाएगा, बाकी जो पेंडिंग पीडीएफ हैं और जो अपडेटेड नोट्स हैं वो मंडे तक तीनों सब्जेक्ट के ही, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी 90 नंबर हैं, वो फ्री नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा अगर सेशन आपको पसंद आया हो। बाकी अपने साथ बने रहिए। पेपर में समय दिन जो है वो कम है, लेकिन अगर आप अभी भी तमीज़ से पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं, निकलता है लोगों का हफ्ते भर में भी सीटेट का एग्जाम, क्योंकि ये कोई मेरिट वाला एग्जाम नहीं है। जस्ट 60% नंबर आपको लेके आने हैं, 90% अगर आप कैटेगरी से हैं तो 55%। चलिए, आज का जो सेट था कंपैरेटिवली इजी कहेंगे, बट हाँ थोड़ा सा लेंदी भी रखा है क्योंकि सिलेबस से ही है। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए? अगर आप 25 तक भी स्कोर कर पा रहे हैं आउट ऑफ 30 तो मैं कहूँगी अच्छी तैयारी मानी जाएगी। 30 आउट ऑफ 30 है बहुत सारे लोगों का, 29-26। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, धन्यवाद आपका। कल 9 बजे मिलेंगे और सीडीपी का कुछ करेंगे कल, ठीक है ना? क्या पैराग्राफ वाला क्वेश्चन पहले करना सही है भाषा के लिए? नहीं, पहले पेडागोजी कर लो, टाइम बच जाएगा। इस पे मैं अलग से गद्यांश पद्यांश पे एक सेशन लूंगी। चलिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट। कमेंट्स में बताना कितना स्कोर किया और कहाँ समस्या रही।